सर अब क्या करें? तो आज का लेक्चर थोड़ा-सा शुरू होता है, ये सब बताते-बताते कि आपने क्या पढ़ लिया है। भई बेटा आप लोगों ने इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, तो सर आपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के हालात पढ़ लिए थे, कि सर एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया का जो था, वो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे वर्क कर रहा था। हाँ सर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा था। वेज बिटवीन वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। मतलब क्या सर? ये जो ओनर ऑफ सॉइल मतलब जमींदार होते थे, ये टिलर्स ऑफ सॉइल मतलब किसान को बहुत परेशान किया करते थे। अ वेज बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। आपने ये भी पढ़ लिया था कि आपकी हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी थी, मतलब आपके पास हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल थी। मतलब पानी पड़ेगा तो खेतीबाड़ी अच्छी, पानी नहीं पड़ा तो खेतीबाड़ी बुरी। सर आपके पास स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी। तो इससे आप काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। सर आपको मालूम पड़ेगा कि आप पे बहुत बार फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या? किसान को बोला था तुम गेहूं, चावल, आटा ये सब नहीं उगा सकते, तुम इंडिगो उगाओ, तुम कोकोआ उगाओ, जो हम ब्रिटेन में बेच पाए। तो क्या सर इसका ये होता? सर इंडिया में चलती ही सब्सटेंशियल फार्मिंग थी। सब्सटेंशियल फार्मिंग मतलब एक किसान जितनी उसकी जरूरत है और उसकी फैमिली की जरूरत है, इससे ऊपर उगाने की सोचता तक नहीं था। तो इससे ऊपर उगाने की सोचता ही नहीं था, मतलब क्या? कि बस जितना है उतना ठीक है। सर किसान क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर फंसा हुआ था? हाँ यार बेटा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब वही जमींदारी रोहतावारी सिस्टम, जिसमें किसान को फंसा दिया गया था अलग अलग तरीके से। तो सर क्या ये इंडिया के किसान की हालत थी? हाँ, पूर्ण रूप से बैकवर्ड टेक्निक्स, मतलब बैकवर्ड टेक्निक्स, वो हल चलाने वाली टेक्निक्स। तो कोई नई टेक्निक नहीं थी, बैकवर्ड टेक्निक्स थी। और आपका कहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बेकार थी, मतलब पूरा फाइनेंस उसका हेल्थ इसलिए खराब थी बिकॉज कि मैक्सिमम रेंट इसके पास चले आता था ओनर्स ऑफ सॉइल के पास। तो मैक्सिमम रेंट ये आपके जमींदार ले आते थे, तो एक नॉर्मल किसान गरीब की गरीब रह था। तो सर ये सब तो थी बातें एग्रीकल्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सब बातें थी एग्रीकल्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आप पढ़ चुके हो कि पूरे उसने किसने, ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वर्ड को यूज करिएगा, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी फॉलो करी थी। सर सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? उन्होंने ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज करी। सर इसका मतलब क्या? ब्रिटिशर्स खुद की मशीनरी लाए। हाँ बेटा, ब्रिटिशर्स खुद की मशीनरी लाए, खुद का टूल्स एंड इक्विपमेंट लाए, तो उससे मॉडर्न इंडस्ट्री बनी। मैं आपको बताऊंगा, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को, टिस्को हमारी पहली भारत की इंडस्ट्री थी जो 1932 में बनी। तो ये टाटा हो गए, बिरलास हो गए, थोड़े से अडानीज हो गए, बजाज हो गए, ये अडानी हो गया, बजाज हो गया, जमुनालाल बजाज। तो ये सब कुछ इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ ऐसी कंपनी शुरू हुई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और सर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो कोई फैक्ट्री तो ना थी, उनको कोई कोयले की मशीन तो ना आती थी, उनको कोई लोहा बनाने तो ना आता था, लोहा मतलब लोहा पिघला के बनाना, वो तो हैंडीक्राफ्ट था। तो डिके ऑफ इंडियन, डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट, आपका पूरा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो सर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट कैसे बर्बाद किया? तो सर ये बात भी हम पढ़ चुके थे कि सर कहते हैं जो हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हुआ था, वो इस प्रकार से हुआ था कि कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स थी। तो मशीनों पे जो सामान बनते थे वो फास्ट बनते थे, और मतलब एक दिन में 1000 शर्टें बन जाती थी, और अपने जो चरखा होता था बाबूजी वाला, उसमें 2 दिन में एक शर्ट बनती थी। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स वो कहते हैं बेटा। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड आ चुके थे। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड मतलब लोगों को आजकल कुर्ते की जगह शर्ट्स पसंद आ रही थी, कि साड़ीज की जगह स्कर्ट्स पसंद आ रही थी, धोती की जगह पैंट्स पसंद आ रही थी। सर न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड थे, क्या आप बात कर रहे हो सर? क्या न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड थे? हाँ बेटा, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड थे। सर इंग्लिश कोर्ट मतलब जो अपने प्रिंसली कोर्ट्स थे, जो हमारे राज दरबार थे, तो प्रिंसली कोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय
इंग्लिश कोर्ट्स मतलब अब पूरा न्याय व्याय उनके हाथ में था। तो क्योंकि न्याय उनके हाथ में था, तो कहते हैं जो उनकी इच्छा हो वैसा वो कर सकते थे, क्योंकि अगर इंग्लिश के हाथ में न्याय है तो आपके हाथ में कुछ भी न्याय नहीं बचा। तो ठीक है सर, प्रिंसली कोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश कोर्ट्स। सो व्हाट नेक्स्ट सर, हमारे पास कहते हैं फोर्स्ड लेबर था, क्योंकि हमारे लेबर्स को कहते हैं बहुत फोर्स लेबर करके बहुत चीप तरीके से वर्क कराया जाता था, और जैसा वो बोले वैसा करना पड़ता था। सर हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल भी तो थी, लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक्स से हम परे थे। तो इन सब चीजों के कारण हमारा प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब एक प्रकार से भारतीय इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया गया। तो भारतीय इंडस्ट्रीज का मतलब हैंडीक्राफ्ट, अपने यहाँ जो गाड़ियां बनती थी ना, अपने यहाँ गाड़ियां मतलब मोटर कार नहीं बनती थी अपने यहाँ, अपने यहाँ बुलेट कार्ट बनते थे, अपने यहाँ रथ बनते थे, अपने यहाँ साइकिल बनती थी। तो वो तो क्या हाथ से बन जाती थी, हाथ से हाथ लगाया, तो अपने यहाँ मशीन तो थी नहीं। तो अपने पूरे हैंडीक्राफ्ट्स को, अपनी साड़ियों वाली चीजों को, इन सबको बर्बाद किया गया, और उसकी जगह ये नया मार्केट आया। बेटा ये तो अपन ने हालत डिस्कस कर ली, गेट बैक टू द मेन थिंग। सर अब आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया का एग्जैक्टली सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है कि इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था। तो इंडिया कितना पढ़ा लिखा था, तो इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था उस समय, और इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, जितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं 1 या 2 साल की उम्र के अंदर, मतलब 0 से 1 ईयर में जो बच्चे मर जाते हैं पैदा होते ही, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो हमारे देश का क्या था। सर हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, मतलब हमारे देश का एक एवरेज इंसान कितने दिन जी सकता था, तो ये उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। इस सबसे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज HDI डिसाइड होता है। इस सबसे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम बोल सकते हैं क्या बेटा, HDI डिसाइड होता है। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हमारे देश का जो आप अप्रोक्सीमेट अगर लिटरेसी रेट देखोगे, तो हमारे देश का लिटरेसी रेट काफी कम था। सर इसका मैं कहने का मतलब क्या, अगर आप चेक करना चाहोगे तो आपके देश का लिटरेसी रेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपको बताऊं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी तो बता रहा हूँ, 218 बच्चे प्रति 1000 मर जाते थे। मतलब हर, अगर 218 बच्चे पर 1000, मतलब 5 या 6, हर 10 में से, सॉरी, हर 100 में से 5 बच्चे, 218 पर 1000 मतलब हर 5 में से एक बच्चा पैदा होते ही मर जाता। तो इसका मतलब अगर इस चीज को अगर आज देखा जाए, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 100 में से 22 बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे। तो इसका मतलब हर 5 में से एक बच्चा, हर 5 में से एक बच्चा पैदा होते ही मर जाया करता था, जो कि आज कवर अप करते करते, जो कि आज कवर अप करते करते तुम्हारा अप्रोक्सीमेट हो गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी 63 पर 1000, 63 पर 1000। इसका मतलब क्या सर, इसका बहुत कवर पाया है। हाँ बेटा, आज 100 में से 6 बच्चे मरते हैं, अप्रोक्सीमेट 100 में से कितने बच्चे मरते हैं, 6। और पहले 100 में से कितने बच्चे मर जाते हैं, 22। मतलब अगर इनडायरेक्टली बोलो तो हर 5 में से एक बच्चा पैदा होते ही मर जाया करता था। ऐसे भारत से हम आए हैं जहां पे नॉर्मल अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकेयर फैसिलिटीज नहीं थी, गर्ल्स की उतनी केयर नहीं होती थी, तो बच्चा पैदा होते ही जो मर जाया करता था। सर क्या ये बहुत ही बेकार रेट है? हाँ, एक शिशु जो जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही हर 5 में से एक बच्चे की मृत्यु होगी, तो अपने घर वाले भगवान से पूजा ये नहीं करते बच्चा कैसा हो, उनकी सिर्फ इतनी पूजा होती थी कि बच्चा जिंदा हो। ठीक है सर। सर लिटरेसी रेट हमारे देश का ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% था, उसमें से भी वुमेन का लिटरेसी रेट तो मेरे ख्याल से सिर्फ 8% था। तो सर ओवरऑल लिटरेसी रेट मतलब 16%। तो सर आजादी के टाइम तो शायद 16% भी ठीक है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये 16% का मतलब क्या है, यहाँ पे लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि एक बंदा लिटरेट कहलाएगा, अ पर्सन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट, अ पर्सन हु नोज टू राइट हिज नेम, हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट। मतलब पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता है जो टूर में पढ़ रहे हैं, बीबीए एमबीए 11 12, बीबीए एमबीए 11 12 तो दूर की बात है, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता है। पढ़े लिखे का मतलब होता है सिर्फ इतना कि जिसको अपना नाम लिखना आ जाए, हाथ पे पट्टी से अगर नाम लिख दिया तो ये पढ़ा लिखा हो गया।
तो ऐसे पढ़े लिखों को जोड़ के भी सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी 84% ऑफ लोग अनपढ़ थे। तो सर ये किस तरफ की इकोनॉमी की तरफ दिखावा कर रहा है? ये उस तरफ की इकोनॉमी की तरफ दिखावा कर रहा है जहाँ पे गाँव में कोई सरकारी स्कूल नहीं हुआ करते थे। आजादी के बाद हमने लाखों लाखों क्या करोड़ों सरकारी स्कूल खोले, इसलिए टीचर्स इतनी सारी टीचर्स अपॉइंट करे, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाई। जब अंग्रेज थे तो भारत को लोगों को सिर्फ भारतीय बोली बोलना आती थी और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? ये बुरी हालत थी हमारे देश की। हाँ, इसीलिए तो जमींदार उनको लूट लेते थे, उनसे किसी भी कागज पे साइन करा देते, बोलते ये लो रजिस्ट्री है अपनी जमीन की, तो जमीन की रजिस्ट्री ला कर देना, मैं इतना % ब्याज दूंगा इस ब्याज का। अब मुझे एक बात बता, जिस बच्चे को बेसिक लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसको क्या ब्याज कैलकुलेट करना आता होगा? चल तुम लोग 12th में पहुंच गए हो ना, तुम में से 12th में से कितने लड़कों लड़कियों को एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है? अगर तुम किसी इंटर लोन लेके आओ ना और तुमको बोले चलो 1% महीना 2% महीना, तो विश्वास मानो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, कितनी भी क्लेम कर लो, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, तुम में से 90% ऑफ के बच्चों को ब्याज कैलकुलेट करना नहीं आता। ब्याज मतलब सर इंटरेस्ट नहीं सर, हमने तो पढ़ के रखा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पापा के बिजनेस में बैठता हूँ, तेरे पापा तक को बहुत सी चीज नहीं आती होंगी इसमें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे लोग घुमा देते थे उस समय कि अब एक गरीब किसान को बोला कि तेरी जमीन मेरी भी, तूने 1 लाख रुपए लिए अपनी बेटी की शादी के लिए, तो अब इस जमीन पे तू 18 19 ब्याज चुकाता है ना, और वो 18% ईयरली नहीं, 18% क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में 18%, तो साल का कितना हो गया? 72% ब्याज। सर यार ये तो बहुत गलत बात हुई, क्योंकि किसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो किसान किसी भी कागज पे साइन कर दिया करता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तेरे देश की होती थी 32 साल, एक इंसान की उम्र होती थी। मतलब अगर जैसे मैं 31 का हो गया हूँ, तो सर आपकी उम्र में तो इंसान कब्र में पे लटकाया होता था। मतलब अगर मैं आजादी के समय पैदा होता, तो अभी तक तो मेरा मृत्यु दिवस आया था। मतलब क्या सर, कि एवरेज इंसान 32 साल तक ही जीता था। तब 32 साल तो बहुत छोटी एज नहीं होगी, तुम्हारे पापा भी 40-45 के हो गए होंगे। हाँ बेटा, 32 साल मतलब तुम्हारे हितेश से जितनी एज, मतलब सर अभी शादी करे हुए आपको 2 साल हुए हैं और आप निपट जाओगे। हाँ यार बेटा ऐसी बात हो गई। सर क्यों? उस समय लोगों की शादी हुआ करती थी 13-14 साल में, और 20-22 साल तक तो वो अपने 8-9 बच्चे अच्छे रेट के हिसाब से पैदा कर लेते थे। तो सर 8-9 बच्चे पैदा हो गए, और 22 साल के बाद हर बच्चे की धीरे-धीरे करके शादियां कराना शुरू करते थे। तो जब वो 31-32 साल के होते थे, तो उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाते थे। मतलब मेरी उम्र में मेरा पोता हो जाता, अभी मेरा बेटा भी नहीं हुआ है, चिंता मत करो। तो मेरी उम्र में मेरा पोता हो जाता। और सर उसके बाद क्या था, बीमारियां थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, थोड़ा-सा बुखार नहीं हुआ कि मैं मर गया। सर क्या बुखार से लोग मर जाते हैं? कोरोना दूर की बात है बेटा, क्योंकि आज खुद बता अपने को बुखार होता है, तो अपन अच्छे खासे एंटीडोट्स लेते हैं, अच्छी मेडिसिन्स लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, सब चीज़ें होती हैं, जिससे अपने को ठीक किया जाता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सर ये इतना डिटेल में बताना ज़रूरी है क्या? बेटा तेरे को ये सब लिख के दिया हुआ है तेरी बुक के अंदर। मैं बता रहा हूँ, आज भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 ईयर्स, मतलब आज भारत का एक नागरिक 32 साल नहीं था। आज तुम्हारे दादू-वादू अगर 63 जी रहे हो ना, तो उनको बोलना दद्दू जी लिया, एवरेज तो जी लिया। ज्यादा जी रहे हो तो आप एक्स्ट्रा ही जी रहे हो। आज इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 इयर्स है, और मैं बताऊं आज जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 102 साल है। सर क्या बात कर रहे हो? जितने भी जापानी है वो कम से कम 102 साल तो जीते ही जीते हैं। अगर कोई हादसे में मौत ना हो, एक एवरेज एक जापानी 102 साल जीता है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना? और वो 102 साल में भी इतना हट्टा कट्टा होता है, उसके जो मरने के रीजन होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। सर स्टार्ट करते हैं इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सर इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, कि इंडिया में कहां से ऑक्यूपेशन आता था, कहां पे एम्प्लॉयमेंट था। तो वी आर स्टडिंग अबाउट ऑक्यूपेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, कि इंडिया किस किस चीज में किस किस प्रकार से था। तो बेटा एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, और फिर उसका जीडीपी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में बता दूं, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो प्राइमरी सेक्टर, सब प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया? वैसे तो मेनली प्राइमरी सेक्टर इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ आप उसमें फिशरीज जोड़ लो, हॉर्टिकल्चर जोड़ लो, फिशरीज जोड़ लो, हॉर्टिकल्चर जोड़ लो, थोड़ा ये माइनिंग वाइनिंग का जो वर्क होता है वो सब जोड़ लो, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। मतलब माइनिंग के अंदर आप कुछ अगर जमीन से एक्सट्रैक्ट करके कुछ निकाल के बेच रहे हो, तो सर फिशरीज हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, तो ये सब तुम्हारा काय में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो तुम्हारे देश की अप्रोक्सीमेट 73.8% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। मतलब तेरा देश का हर इंसान ही किसान था।
बस किसान मतलब किसान, शहर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि खुद सोचना 73.8% ऑफ द पॉपुलेशन अगर आपकी एग्रीकल्चर में थी, तो 100 में से 75 जने, 4 में से 3 जने आपके काय में थे एग्रीकल्चर में। और सर ये जीडीपी को कंट्रीब्यूशन कितना थे? बेटा जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन था अप्रोक्सीमेट चाहे 29.8% या 32%, एक बार चेक करना। 32%, कितना परसेंट? 32% इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। तो सर इतने सारे लोग और कमा के इतना कम दे रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि इस सेक्टर में क्या होता है, अर्निंग कम होती है ना बेटा, प्राइमरी सेक्टर में एक तो अर्निंग कम होती है एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सर क्या आगे चल के अपन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं? हाँ बेटा, कि लोग ज्यादा रहते हैं और आउटपुट क्या आता है, कम आता है। और प्राइमरी सेक्टर आज भी देख, किसान अपने एप्पल, आम, अपने टमाटर कितना ही बेच ले, गरीब तो गरीब ही होता है ना बेटा, ये बेच के वो कैसे पैसे कमाएगा? तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत कम था। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर मैं आपसे बात करूं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपके देश के अप्रोक्सीमेट 19.2% युवा थे, अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करोगे। और सर यहां से कंट्रीब्यूशन कितना आता था अगर अपन बात करें, तो यहां से आपका कंट्रीब्यूशन आता था अप्रोक्सीमेट, सॉरी बेटा, यहाँ पे आपके 11.2% युवा थे और यहां से कंट्रीब्यूशन आता था 19%, कितना था? 19%। तो सर यहाँ पे लोग कम थे, यहाँ पे लोग कम थे, लेकिन यहाँ का कंट्रीब्यूशन क्या था, ज्यादा। अगर आप देखोगे तो शायद सॉरी यार, कुछ फिगर्स को वापस बता रहा हूँ, 29%, तो 11.2 लोग थे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, और कंट्रीब्यूशन कितना था, 29%। फाइनली लास्ट में आता है टर्शरी सेक्टर। ये थोड़े से फिगर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक्चुअल बुक के अंदर फिगर रोज चेंज होते रहते हैं, जो नई वाली बुक है उसमें अलग फिगर्स है। तो सर जो इसमें थे अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट, तो शायद 85 तो ये हो गया, अप्रोक्सीमेट 15% लोग यहाँ पे थे, और इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 35 से 37% रहा करता था। क्या बात कर रहे हो सर? तो सर अब इसको क्या बोलते हैं? इसको तुमको बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्योंकि आपको एग्जाम में ये के साथ ये बताना पड़ेगा कि क्या थे फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या? इसी को बोलते हैं लूप साइडेड ग्रोथ, लूप साइडेड ग्रोथ। मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक जगह से है, और जहां से आपका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, जिसने बहुत सारे लोगों को रोजगार देके रखा है, उससे आउटपुट बहुत कम आ रहा है, उससे आउटपुट क्या आ रहा है, बहुत कम। और जहां पे उल्टा एम्प्लॉयमेंट कम है, जहां पे लोगों को रोजगारी कम है, वहां से आउटपुट उल्टा क्या आ रहा है, ज्यादा। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस ग्रोथ, ठीक है ना। देन ओवर डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बोल के रखा था कि प्राइमरी सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंसी थी। तो सर क्या ये गलत था? हाँ बेटा ये भी गलत था, क्योंकि सोचना आज अपने पास कितने सारे, आज अपने पास कितने सारे वो हैं क्या, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हाँ बेटा अपने पास कितने सारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी उस समय सिर्फ क्या था, एग्रीकल्चर। बेटा बड़ा के क्या बनेगा, किसान, क्योंकि बाप क्या था, किसान, क्योंकि पोता भी क्या होगा, किसान। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर उसके अलावा यहाँ पे स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, या मैं तुमको बोलूं जिस समय इंडस्ट्रीज की तरफ से एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था, तो लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर। तो सर क्या ये इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था? हाँ बेटा ये इंडिया का ऑक्यूपेशन थी। बेटा ये ध्यान रखना 1921 इस ईयर पे क्वेश्चन आ सकता है। 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सर 1921 इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसके बाद एक 1991 जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया। तो सर अभी तक जब आप और मैं पैदा हो चुके हैं, या 19वीं सदी और 20वीं सदी में देखें, तो ये दो बड़े साल हैं जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड थे। सर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब क्या, जो सोचने में मजबूर कर दे कि 1921 के पहले हम क्या थे और उसके बाद हम क्या थे। मतलब ये दो हिस्सों को डिवाइड कर दे, प्री और पोस्ट। 1991 ने भी प्री और पोस्ट में आपके देश को डिवाइड कर दिया। 1991 के बारे में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा आधा कोर्स 1991 के ऊपर है, चैप्टर्स के नाम भी 1991 के ऊपर है। तो प्री 1991, पोस्ट 1991। सर 1921 छोटी सी बात है। सर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं कि 1921 के बाद आपके देश में खतरनाक पॉपुलेशन
एक्सप्लोजन हुआ। इसका मतलब क्या सर, भारतीय पॉपुलेशन क्या हमेशा से ज्यादा थी? क्या वर्ल्ड में हम रहेंगे नंबर वन, हमने हमेशा सोच के रखा था? नहीं बेटा, अपनी कोई पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी बेटा, क्योंकि अपने पास हाई बर्थ रेट था और उसी के साथ हाई डेथ रेट भी था। तो आप ये मत सोचिएगा कि अपन सबसे आगे थे, क्योंकि अपने पास हाई बर्थ रेट था तो अपने लोग मरते हो जाते थे। सर अपने यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां भी बहुत ज्यादा, पैंडेमिक्स भी बहुत सारे उस समय होते थे। उस समय हैजा आ जाता था, दूसरे पैंडेमिक्स छोटा मोटा। तो सर अपने पास पैदा तो बहुत होती है, एक घर में 12-15 बच्चे होना। तो अपने दादाजी से आज जाके ऐसे हिला के पूछना, दद्दू कितने भाई थे? दद्दू बोलेंगे 6 भाई 4 बहनें। और दद्दू आपको मिला के क्या अलग? वो बोलेंगे अलग। मतलब आपके दादाजी के ही 10-11 भाई बहन होंगे, आप पता कर लीजिएगा। तो ये तो इंडिया में तो ये था कि हाँ बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, बट उतनी फास्ट लोग मर भी जाते थे। मर जाते थे मतलब क्या, कोई लो एज में मर गया, कोई किसी कारण से मर गया, तो ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर है जिसने इस बात को मार्क किया कि इंडिया की पॉपुलेशन यूं जू 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 जू, जैसे कोरोना फैलता है 1 से 4 को, 4 से 16 को, वैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। तो क्या सर 1921 को याद रखना जरूरी है? यस। ब्रिटिशर्स ने एक चीज बनाई थी जो आपने बचपन में पढ़ के रखी है, वो है स्वेज कैनाल। क्या इस पर छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है? हाँ बेटा, ब्रिटिशर्स ने स्वेज कैनाल एक रास्ता बनाया था, दो समुद्रों के बीच में से और दो देशों के बीच में से, एक छोटा सा ऐसे, मैंने उसका फोटो देख के रखा है ग्रुप पे, एक छोटा सा एक ऐसा रास्ता बनाया था। ये एक समझो, ये पूरा सी है, ये भी पूरा सी है, और आगे जाके जो यहाँ पे मिल रहा है ये भी पूरा सी है, अटलांटिक ओशन मिल रहा है यहाँ पे पूरा की पूरा। तो इस सी के बीच में से, और यहाँ पे पूरा एक नेशन है, ये पूरा अफ्रीका है, और ये जो हिस्सा है पूरा, ये इंडिया अफगानिस्तान, यहाँ पे समझो ये पूरी ऐसे इंडिया, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है ना बेटा? इसके बीच में से एक कैनाल बनाया था, क्योंकि ऐसे अगर किसी को जाना है तो पूरा इसको ऐसे घूम के जाना पड़ता था ऐसा, और इससे शिपिंग के डेज भी बहुत ज्यादा हो जाते थे और कॉस्ट भी उसे लगती थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को फास्ट चाहिए था, तो देखना बेटा, घूम के देना से अच्छा ये छोटा सा कैनाल बनाया गया दो देश के बीच में, इसको बोलते हैं स्विस कैनाल। क्या सर ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है? यस, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। एक आगे की बात, सत्य असत्य की बात करते हैं कि क्या सर ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाया? यार ब्रिटिशर्स को कुछ चीजों के लिए थैंक्स गिविंग होना चाहिए कि उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा लाया। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। मतलब अपने यहाँ तो क्या था, कुछ नदियां बह गई, नदियां बन गई थी, तो नदियों के बाहर कोई रास्ता ही नहीं। तुम नदी के उस तरफ रहो, हम नदी के इस तरफ रहेंगे, बढ़िया बढ़िया, मजा मजा। नदी के ऊपर से कोई रास्ता जा सकता नहीं है, तो नदी के पार जाना है तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, अगर बताऊं रेलवेज, एयरवेज, ये सब बहुत प्यार से बनाया है बेटा। मतलब इन्होंने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खुद के बेनिफिट के लिए करा, खुद के बेनिफिट के लिए करा, बट हाँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा बनाया। मतलब जो रोड्स अपन कहीं बना सकते नहीं थे, वी वर वर्किंग ऑन कच्चा रोड्स। कच्चा रोड्स मतलब अपन मिट्टी को सही करते, जो होता है गाँव के अंदर पगडंडियां बनी हुई रहती हैं, तो हमारे रथ से लेके वो तो वहां चलते थे। ये जो डामर वाले रोड, फिर बाद में सीमेंट वाले रोड्स, ये सब बनाने का कंसेप्ट कौन लाया बेटा? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा इंप्रूव करा। ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब अपने हाथों में इन्वेंट हुआ था बेटा। ये सब तो बोला है कि अगर कोई फास्ट मैसेज देना हो तो टेलीग्राफ बना दो, टेलीफोन बना दो, पोस्ट ऑफिस बना दो। तो अपने यहाँ तो संदेशा लेके वो चिट्ठी लेके वो आता था, कौन? कबूतर, कबूतर जा जा जा। राजाओं के फरमान जाया करते थे। सर राजाओं के फरमान जाते थे, घोड़े पे चले जाते थे। लेकिन व्हाट इफ किसी एक नॉर्मल इंसान को अपने बेटे को संदेश भेजना हो कि भाई मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को कन्याकुमारी तक आने में टाइम लगेगा, तो सर उसके लिए क्या था, जो पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राफ हो गए, टेलीफोन, इन्होंने अच्छे बनाए। सर क्या फर्स्ट रेलवे शुरू हुई बिटवीन बॉम्बे टू थाने, और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज हुई। और सर रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सर क्या एयरलाइन शुरू हुई? हाँ बेटा, एयरलाइंस भी शुरू हुई, और एयरलाइंस में भी टाटा के अच्छे खासे शेयर्स थे। फर्स्ट टाटा कंपनीज ने एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया था। खैर अब टाटा इतना नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी ने एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया था उस समय जेआरडी टाटा साहब थे। तो सर क्या एयरलाइंस भी शुरू हुई, प्लेन शुरू हुए? हाँ बेटा, अगर आप चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब अपने देश को आजादी मिलने वाली थी 1940s के आसपास, तो बहुत सारी बातें, ये लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, ये सब प्लेन के थ्रू आया जाया करते थे। सर सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज।
क्योंकि रेलवेज के आने से बहुत बड़ा, बोलते ना, पूरी इंडिया चेंज हो गया। सर क्या आज भी भारत के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लाइफलाइन कौन है? सर रोड्स हैं कि रेलवेज हैं? विश्वास मान, आज भी भारत के लिए लाइफलाइन रोड्स नहीं है, रेलवेज है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो रेलवे से आते ही नहीं है, हम तो रोड ट्रिप करते हैं, हम सीधे फ्लाइट पकड़ते हैं। लेकिन बेटा तू कितने परसेंट ऑफ द भारत की पॉपुलेशन है ये ध्यान रखना। भारत की अप्रोक्सीमेट 70% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी कहीं जाना होता है तो रेल से जाना ही प्रेफर करती है। फर्स्ट फर्स्ट क्योंकि रेल के कुछ कुछ रूट्स बहुत छोटे होते हैं, पहाड़ों कट के रास्ते बनेंगे। सेकंड, रेलवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर रेलवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हाँ, रेलवेज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सर जैसे ही रेलवेज आई तो ये ब्रिटिशर्स को क्यों चाहिए थी रेलवेज? अरे यार ब्रिटिशर्स ने तो अपने मतलब के लिए बनाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि हिमाचल में उगा हुआ एप्पल, हिमाचल में उगा हुआ एप्पल उनको भेजना था कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगर हिमाचल में एप्पल उगा है तो उनको भेजना है इंग्लैंड में। अब सर हिमाचल के आसपास से तो कोई पोर्ट नहीं है, माल तो पूरा शिप्स के थ्रू जाएगा। तो हिमाचल वाला एप्पल, हजारों लाखों किलो एप्पल कैसे विशाखापट्टनम तक पहुंचा है? कैसे वो एप्पल मुंबई तक पहुंचा है? कैसे वो एप्पल गुजरात तक पहुंचा है, जहां से वो माल शिप में लोड होके कहाँ जाए? ब्रिटेन। तो सर इसके लिए क्या जरूरत थी? क्या एक ट्रक में इतना माल आ सकता है? अरे सर, एक रेलवे का डब्बा, मैं आपको बता दूं, एक रेलवे का डब्बा इज इक्वल टू कम से कम 5 या 6 ट्रक्स। तो देख लो जब कभी रेलवे के किसी डब्बे में चढ़ते हो तो कितना बड़ा होता है, उसमें क्या 5 या 6 ट्रक जितना सामान आ जाता है? हाँ यार बेटा। और एक साथ कितने सारे डब्बे लग जाते हैं? तो सर एक साथ कितना सारा माल कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है? लॉजिक समझो, लॉजिक। सर ये सब आप फिगर बना के क्यों सिखा रहे हो? हमको नहीं आता क्या? तुमको सब आता है। लेकिन बताना था कि रेलवे से आज एक बात ध्यान रखना, एक बस में अगर आज अपन जाते हैं तो एक बस में कितने लोग जाते हैं? कितने लोग? मैक्सिमम 40-50 लोग, 50 लोगों की सीट होती है ना। लेकिन एक रेलवे के एक डब्बे में 70 सीटें होती है और कम से कम ऐसे 20 डब्बे चलते हैं। तो एक टाइम पे 1400 लोगों को कहीं पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या था? रेलवेज। तो रेलवेज एक्ट एज अ कैरियर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, रेलवे एक्ट एज अ रेलवे हैज कट डाउन द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस अमॉन्ग पीपल। तो इसका मतलब क्या? क्या लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो चुके थे? हाँ। वरना इंसान जहां पैदा होता था वो वहीं मरने की सोचता था कि मैं तो कुछ और देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे शहर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं मेरे गांव से बाहर निकल सकता, मेरा गांव ही मेरी दुनिया है। लेकिन रेलवे से जुड़ा, सर रेलवेज ने कल्चर को बढ़ाया, ठीक है ना, कल्चर मिक्स करा, कल्चर को और प्रमोट करा। क्यों? बेटा क्या था कि अगर मैं देखो बोलूं आज अपने पास प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो क्या देखो साउथ का कल्चर पता है? साउथ में क्या क्या चलता है? मलयालम, तेलुगु, ये सब जो चलता है, क्या तेरे को मालूम पड़ पाएगा? नहीं सर। सर मैं तो मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, क्या अगर मैं हिमाचल में पैदा हुआ, हिमाचल की पहाड़ियों में घूम फिर के आसपास थोड़ा बहुत हिमालय घूम के मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्योंकि रेलवेज बनी तो वहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते। क्यों? तीर्थ यात्रा के लिए, अपना माल बेचने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के लिए में। तो कैसा इससे अलग अलग कल्चर मिल पाए? हाँ, रेलवेज ने कल्चरों को मिलाने के भी बहुत बड़ा संभव प्रयास किया। सर क्या रेलवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे? इवन आज भी रेलवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंदौर से मुंबई की टिकट आती है 72 रुपीज, अगर जनरल डब्बे में जाओ। तुम और मैं जाते नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जितना तेरा अपने घर से लेके मेरी कोचिंग तक का भाड़ा आएगा ना, या टीआई से लेके तेरे घर तक का जितना ऑटो का भाड़ा आएगा ना, वही तू अगर किसी रेल में बैठ जाए ना तो तू मुंबई पहुंच जाएगा। चुपचाप से जनरल डब्बे में बैठ और बैठ के पहुंच जा, रात को चढ़, सुबह को तू 72 रुपीज में मुंबई पहुंच जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? बेटा किसी को घर से भागना हो तो ऐसे भाग सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या सर रेलवेज के क्या इंपॉर्टेंट था? सर रेलवेज ने गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया, रेलवेज ने कट डाउन द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस करा, सर रेलवेज ने कल्चरल मिक्स को बढ़ाया, रेलवेज एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, इंडिया के उल्टा अब डिफेंस को बढ़ाने में। क्यों? जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी थी तो उसके लिए डिफेंस भी स्ट्रांग हो रहा था। तो सर दिस वाज रेलवेज ऑफ इंडिया।